मिल हमारा ऑलमोस्ट डाइजेशन खत्म हो चुका है। आज का सेशन थोड़ा शॉर्ट ही रखेंगे। रीजन इज कि ज्यादा कुछ अब बताने के लिए नहीं है, थोड़ा बहुत लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड डाइजेशन प्लस इन जनरल एब्जॉर्प्शन और बाकी फंक्शंस कैसे होते हैं। मींस हमें आज सारा का सारा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन एंड करना है, दैट इज आवर टारगेट। ओके, अगर वो एंड जल्दी हो गया देन विल एंड द सेशन अर्ली। ओके देन, लास्ट टाइम प्रोटीन डाइजेशन था। कैन एनीवन रिकॉल कि एग्जैक्टली क्या क्या हुआ था लास्ट टाइम? मैम आपकी आवाज ब्रेक हुई मैम, कैन यू रिपीट? ओके, माय सिग्नल इज प्रॉपर टुडे। ओके, आई आस्क्ड कि लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया था। कैन एनीवन रिकॉल इट और रिपीट कर सकते हो लास्ट टाइम क्या क्या किया था अबाउट द डाइजेशन और एनी ऑफ द टॉपिक्स? Shall I repeat again? Class, am I audible? If not, then please write or say something so that we can move ahead. ओके, मेरी आवाज अभी आ रही है मैम यस मैम। प्रॉपरली? ओके, आई चेक माय नेटवर्क बच्चे, मेरे नेटवर्क में आज तो फिलहाल कोई इशू नहीं है। प्लीज चेक योर नेटवर्क टू कि एग्जैक्टली कैसा नेटवर्क है। अभी प्रॉपर क्लियर है मेरी आवाज? यस मैम। ओके, यस। एनीवन फ्रॉम द क्लास हु वुड लाइक टू गिव मी ऑल द आंसर्स कि एग्जैक्टली क्या क्या लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, एक क्विक रिविजन। ओके महक, नो वरीज, अगर आपको प्रॉब्लम है तो इफ इट्स पॉसिबल देन ट्राई टू अटेंड, अदरवाइज सी वॉच द रिकॉर्डिंग लेटर ऑन दैट। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको ऑन कॉल नहीं आना है तो प्लीज राइट डाउन योर आंसर्स, कौन कौन से पॉइंट्स लास्ट टाइम किए थे, बिकॉज अनलेस मुझे पता नहीं चलेगा कि आप लोगों को समझ में आ गया है सारा टॉपिक, आई वोंट बी एबल टू मूव अहेड। मैम कैन आई से? यस यस यू कैन। मैम we have completed the glands, the digestive glands. सबसे पहले हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में सलाइवरी ग्लैंड्स को कंप्लीट किया था और Okay. लास्ट क्लास में हमने गैस्ट्रिक ग्लैंड्स से चालू किया था। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड में 3 तरह की ग्लैंड्स मेनली प्रेजेंट होती हैं, कार्डियक, फंडिक एंड पाइलेरिक। और फंडिक ग्लैंड्स मेनली सिक्रीट करती हैं गैस्ट्रिक जूसेस। ओके गुड। और पाइलेरिक और कार्डियक ग्लैंड्स जो है वो मेनली म्यूकस सेल्स कंटेन करती हैं और गैस्ट्रिन हार्मोन सिक्रीटिंग सेल्स कंटेन करती हैं। ओके ओके। और मैम उनमें सेल्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ चीफ सेल्स होते हैं जिनमें पेप्सिनोजन होता है और पेप्सिनोजन इनएक्टिव होता है। और तो पेप्सिनोजन को एक्टिव करने के लिए HCl रिलीज करते हैं और HCl पेरिएटल सेल या फिर ऑक्सिनेटिक सेल्स जिनको कहते हैं उनमें से रिलीज होता है। ओके। और म्यूकस नेक सेल्स भी गैस्ट्रिक ग्लैंड में प्रेजेंट होता है जो मेनली HCl के सिक्रीशन अगर ज्यादा हो रहा है तो स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस रिलीज करता है। ओके ओके यस। एनीवन एल्स जिनको इसके बाद कुछ और एक्स्ट्रा ऐड करना है? देयर वर लिवर, देयर वर पेनक्रियास और स्मॉल इंटेस्टाइन, एनीथिंग एल्स? रुचिर, would you like to answer? यस मैम। Okay, yes. मैम उसके बाद हमने लिवर के बारे में पढ़ा था, बेसिकली द लार्जेस्ट ग्लैंड। वो बेसिकली 2 लोब्स में डिवाइड होता है, अ लार्ज लोब एंड अ स्मॉल लोब। जो लार्ज लोब और स्मॉल लोब है उनको डिवाइड करता है फैल्क्यूफॉर्म लिगामेंट,
जो कि कनेक्ट भी करता है और सेपरेट भी करता है लोब्स को. They have liver have basically hepatic cells. और वो काफी अच्छे से रीजनरेट भी करते हैं. Okay. And liver basically contain vascular canals, जो कि पाथवे होते हैं, ब्लड वेसल्स आर कनेक्टेड, हेपेटिक टिश्यूज को कनेक्ट करते हैं. उसके बाद उसके पास इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए सेल्स भी होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं एंडोथर्मल लाइनिंग में, कैफियर सेल्स. और फिर उनके पास बाइल कैनाल्स भी होते हैं जो कि रिसीव सिक्रेशन फ्रॉम हेपेटिक सेल्स. उनका लिवर का बेसिक फंक्शन होता है सिक्रेशन ऑफ बाइल, मेटाबॉलिज्म, और वो 6% ब्लड भी स्टोर करता है. मतलब अगर बॉडी को इमरजेंसी में ब्लड लगा तो फिर वो 6% ब्लड को भी सीक्रेट करता है. और वो टॉक्सिफाई करता है ड्रग्स को और अल्कोहल को. ओके, करेक्ट, वेरी गुड. ओके, चलो लेट्स नॉट वेस्ट एनी अदर टाइम, क्योंकि बाकी बच्चों को एक एक को पकड़ पकड़ के बोलने में फिर बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा. पहले हम लिपिड और न्यूक्लिक एसिड डाइजेशन देख लेते हैं. लास्ट टाइम हमने प्रोटीन डाइजेशन तक देखा था विथ डिफरेंट लोकेशन और अलग अलग एंजाइम्स कैसे एक्शन कर रहे हैं. सो वैसे ही आज लिपिड का देखेंगे. अभी लिपिड का सिचुएशन क्या है, देखो, जब भी लिवर कोई चीज अगर सिक्रीट कर रहा है, दैट इज नथिंग बट द बाइल ओनली. तो बाइल जूस जो सिक्रीट होता है ना, इट इज द ओनली जूस, यानी ओनली डाइजेस्टिव जूस जिसमें कोई एंजाइम्स नहीं होते. क्योंकि हमने ऑलरेडी बाइल जूस की कंस्टिट्यूएंट देख ली है, सबके पास नोट्स है, एक बार वापस से देखो क्या क्या कंस्टिट्यूएंट्स है. हमने सॉल्ट्स के बारे में पढ़ा, बाइल सॉल्ट्स, उसमें डिसॉल्व कुछ और मिनरल्स और मे बी पिगमेंट्स के बारे में पढ़ा है, बट अभी तक उसमें कोई भी ऐसा हॉर्मोन्स के बारे में नहीं पढ़ा है. So liver is the largest gland, no doubt, but it is the only gland जो अपना ऐसा secretion रखता है जिसमें कि hormones, enzymes digestion के लिए जरूरी नहीं होते. तो सबसे पहले फैट का होगा emulsification. emulsification का definition मैंने ऑलरेडी लास्ट टाइम दे दिया था कि एग्जैक्टली लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स या ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. दैट इज emulsification. देन ऑलरेडी हमें डक्ट का पाथवे पता है कि एग्जैक्टली पूरा का पूरे जितने भी डक्ट है, चाहे बाइल हो, हिपैटिक हो और पेनक्रियाटिक, एट द एंड मर्ज होकर डिओडिनम में ही आने वाले हैं. सो लोकेशन कहाँ होगा एमल्सिफिकेशन का? इन स्मॉल इंटेस्टाइन, और बेटर मैं डिओडिनम लिख देती हूँ. सो डिओडिनम में एमल्सिफिकेशन हुआ, इट मीन्स लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट हो गए. ओके, ये एक चीज हो गई. देन एक और चीज है, एक और पेनक्रिया से भी तो आ रहा है, प्लस जो लिवर के पास कंपोनेंट्स हैं उनका मेजर वर्क ही यही है कि पेनक्रियाटिक एंजाइम्स को एक्टिवेट करना है, क्योंकि वो भी अपना प्रो एंजाइम ही सिक्रीट करते हैं. तो वो जो एक्टिवेशन है उसमें मेजर रोल किसका होगा? पेनक्रियाटिक जूस. तो पेनक्रियाटिक जूस के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज प्रेजेंट है, दैट इज पेनक्रियाटिक लाइपेज. अब लाइपेज है, इट मींस उसका काम क्या होगा? लिपिड का डाइजेशन. दैट इज द मेजर वर्क. तो वो क्या करेंगे? वो जो एमल्सिफाइड स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स है ना, उन स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स को कन्वर्ट करेंगे इनटू फैटी एसिड. सो यहाँ पे स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स आर गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड्स. समटाइम्स कुछ मॉलिक्यूल्स ग्लिसरॉल भी बन जाते हैं. आप ये वर्ड भी सुनोगे कहीं कहीं, स्पेशली जब हम इसके बाद आई एम थिंकिंग प्लानिंग के हम बायोमोलिक्यूल टॉपिक लेते हैं, बिकॉज बहुत दिनों से हम उसे इग्नोर कर रहे हैं. और हो सकेगा तो मैं नेक्स्ट वीक में आप लोगों के एक्स्ट्रा क्लासेस भी ले लूंगी. ओके, सब लोग रेडी रहना एक्स्ट्रा क्लास के लिए. तो बायोमोलिक्यूल्स के से 2 क्लासेस चाहिए हमें. छोटा चैप्टर होता है, कुछ ऐसा बहुत बड़ा नहीं है. तो आई ट्राई टू कवर दैट. प्लस हमारा जो नॉर्मल ह्यूमन फिजियोलॉजी के टॉपिक्स चल रहे हैं, इसके बाद सर्कुलेशन ही करना था, तो हम वो भी करते रहेंगे. ओके, सो तब आपको कुछ कुछ वर्ड्स और मिलेंगे. सो दीज आर द वर्ड्स: फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, एग्जैक्टली क्या बोलते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस क्या हो रहा है, ग्लूकोज का एग्जैक्ट फॉर्मेशन क्या होता है, कैसे पायरुवेट बन रहे हैं, या फिर और भी जितने भी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स है वो आप पढ़ोगे. आई डोंट वांट कि अब आप ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ो तो आपको बहुत सारे वर्ड्स फॉरेन लगे, आपको समझ में ही ना आए कि हम क्या बात कर रहे हैं. ओके, सो ये मेन चीज हो गया यहाँ पे एमल्सिफिकेशन का. स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स
देन लाइपेज उस पे एक्ट करेगा। लाइपेज डायरेक्टली आपके खाए हुए फैट पे करता ही नहीं, हमेशा फैट का एमल्सिफिकेशन होगा, वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाएगा, उसके बाद फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स में कन्वर्ट किया जाएगा, क्योंकि यही एब्जॉर्ब हो पाएंगे, यही वाला लेवल है एब्जॉर्प्शन का। अभी इसके बाद हम थोड़ा सा नजर मारेंगे एब्जॉर्प्शन के ऊपर कि एग्जैक्टली क्या क्या चीजें हो रही है। एंड कुछ बच्चों ने आई थिंक ट्रांसपोर्टेशन प्लान्स पढ़ा हुआ है इस बैच में जो बच्चे हैं, तो उन बच्चों को शायद समझ में आ जाएगा। और इन जनरल सारे बच्चों को केमिस्ट्री आती है, सबको ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, ट्रांसपोर्टेशन पता है, तो वही कॉन्सेप्ट एब्जॉर्प्शन में अप्लाई करना है। ओके, दैट इज द ओनली डिफरेंस। देन ये हो गया लिपिड की जर्नी। देन कम्स द लास्ट कंपोनेंट जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉलिक्यूल है, दैट इज द न्यूक्लियाइक एसिड। क्योंकि वट एवर यू आर ईटिंग सारे के सारे एट द एंड सेल्स हैं, चाहे आप वेज खा रहे हो, नॉन वेज खा रहे हो, animal cell, plant cell, all kind of cells have nucleic acid because they are cell after all. तो इतना बड़ा लार्ज मॉलिक्यूल को भी डाइजेस्ट करना जरूरी है, वो एज इट इज आपकी बॉडी में नहीं रहेगा, और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। न्यूक्लिक एसिड इज मेड अप ऑफ फास्फोरस, नाइट्रोजन बेसिस, पेंटोज शुगर। तो ये जो चीजें होती हैं ये बॉडी की ही काम आती है फ्यूचर में, दे कैन बी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मिनरल्स एंड आयंस ऑल्सो। तो दैट्स वाई इसके डाइजेशन के रिक्वायरमेंट हो जाती है। देन बिकॉज मेजर डाइजेशन जो है वो सारा का सारा डिओडिनम में है, तो ये भी कैसे रह जाएगा, ये भी यहीं पे रहेगा। सो डिओडिनम में जो पेनक्रियाटिक जूस है, अगर सबके पास नोटबुक है तो पेनक्रियाटिक जूस के कंपोनेंट्स देख लेना, न्यूक्लियस लिखा है उस पे, तो वो पेनक्रियाटिक जूस प्लस अगर इंटेस्टिनल जूस जहां पे था वहां पे भी न्यूक्लियस, न्यूक्लियोसिडेज एंड बेसिकली न्यूक्लियोटिडेज, ये कुछ एंजाइम्स के नाम लिखे होते हैं। सो देयर मेन फंक्शन इज टू टारगेट न्यूक्लिक एसिड। अभी सीक्वेंस क्या है हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले डिओडिनम में जो भी न्यूक्लियाइक एसिड है उस पे एक्ट करेगा न्यूक्लियस, दैट न्यूक्लियस इज इन द पेनक्रियाटिक जूस, और वो न्यूक्लियस पे एक्ट करके उसको बना देगा न्यूक्लियोटाइड। ये फर्स्ट स्टेप हो गया आपके डिओडिनम में, इतना हो गया, यानी न्यूक्लियाइक एसिड न्यूक्लियोटाइड बन गया विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियस। नाउ अदर टू स्टेप्स, देयर आर अदर टू स्टेप्स, क्योंकि एज आई सेड जो हमारा डीएनए है उसमें पेंटोज शुगर होते हैं, नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, वो हमें चाहिए, वो सारे कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करना है। सो न्यूक्लिक एसिड से ज्यादा सिंपल होता है न्यूक्लियोटाइड। ना न्यूक्लियोटाइड से भी ज्यादा सिंपल होता है न्यूक्लियोसाइड, क्योंकि उसमें से एक फास्फोरस का कंपोनेंट रिमूव कर लिया जाता है। ये सारी चीजें डिओडिनम की बजाय जेजुनम एंड इलियम में होती है। सो नेक्स्ट स्टेप कहाँ होगा आपका, जेजुनम एंड इलियम। अब यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है, यहाँ पे सेकेंड स्टेप हो रहा है। अब आपके पास आ गया न्यूक्लियोटाइड, तो वो जर्नी आगे प्रोसीड करेगा, एंड न्यूक्लियोटाइड जो है क्योंकि न्यूक्लियोटाइड पे वर्क करना है तो एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइडेज। एंड इसका मेन काम क्या होगा, दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स में इसको डिवाइड करना, दैट इज न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड, या फॉस्फेट ग्रुप भी आप लिख सकते हो। कभी कभी ऑप्शन में फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फेट कंपाउंड, फॉस्फेट ग्रुप, इस टाइप से वर्ड्स लिखे होते हैं। ऑल आर करेक्ट, हर चीज करेक्ट है। फॉस्फोरस मींस मीनिंग ये है कि उसमें मेन कंपोनेंट फॉस्फोरस है, दैट्स इट। देन अब न्यूक्लियोसाइड जो बन गया, नॉट ओनली सिर्फ इतना काफी नहीं है, ये जब तक शुगर में कन्वर्ट नहीं होगा किसी न किसी फॉर्म के शुगर में, तब तक आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। देन नेक्स्ट स्टेप भी वहीं पे होगा। न्यूक्लियोसाइड क्या कर रहा है, अब कन्वर्ट होगा इनटू पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजन बेसिस, यानी नाइट्रोजन बेस्ड कंपाउंड्स। अब क्योंकि न्यूक्लियोसाइड था तो इस पे जो एंजाइम काम करेगा उसको बोलेंगे न्यूक्लियोसाइडेज। सो बेसिकली 3 टाइप के न्यूक्लियाइक एसिड डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। One is the nuclease जो कि पेनक्रियाटिक जूस का कंपोनेंट है, then nucleotidase and nucleosides जो कि इंटेस्टिनल जूस का कंपोनेंट है। सबसे पहले डिओडिनम, जेजुनम, इलियम, यही सीक्वेंस में सारे रिएक्शंस होंगे। मेजर 3 स्टेप में न्यूक्लियाइक एसिड का डाइजेशन हो रहा है वन बाय वन।
ओके, वन बाय वन डाइजेशन इन द सेंस उनको और स्मॉलर मॉलिक्यूल में डिवाइड किया जा रहा है। जिस चीज से वो बने थे वापस से उसी में उसको तोड़ना है, टारगेट ही यही है। ये बात समझ में आई? न्यूक्लिक एसिड बिकॉज इट इज न्यू। एवरीबडी अंडरस्टूड? यस मैम। ओके, एनी डाउट इन एनी ऑफ द स्टेप्स? क्योंकि ये वर्ड आपके लिए न्यू है, न्यूक्लिक एसिड भी आप लोगों के लिए न्यू है, तो हो सकता है कि कुछ बातें समझ में ना आ रही। Shall I move ahead? ओके, महक इज सेइंग न्यूक्लियोटाइड से। ओके, न्यूक्लियोटाइड। ओके बच्चे, एक बहुत ही बेसिक कंपोनेंट हम चले जाते हैं, थोड़ा सा डीएनए की साइड जाएंगे, बट मैं आपको सारे राज खोल देती हूँ डीएनए के। सो बेसिकली क्या है, जो हमारा डीएनए है ना, दैट इज मेड अप ऑफ वेरी 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। वो एक ही चीज से नहीं बना है, 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। वन इज पेंटोज शुगर। ओके, पेंटोज शुगर है मींस 5 कार्बन कंपाउंड है, इसीलिए पेंटोज कह रहे हैं। देन प्लस 2 पेंटोज शुगर को जोड़ने के लिए फॉस्फेट ग्रुप की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए फॉस्फेट कंपाउंड है यहाँ पे PO4-। देन उसके बाद कुछ नाइट्रोजन बेसेस होते हैं। नाइट्रोजन बेसेस मींस कि नाइट्रोजन बेस्ड ऐसे कंपाउंड जो पेंटोज शुगर के साथ अटैच होंगे, एंड यही वो बेसिस होते हैं जो क्या करते हैं, दूसरे नाइट्रोजन बेस से अट्रैक्टेड होते हैं। सो सबने इस तरीके का स्ट्रक्चर देखा होगा डीएनए का हमेशा। तो ये जो लाइन लगाते हैं ना, दिस लाइन इज नथिंग बट द लाइन ऑफ बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन बेस। तो यानी ये जो बैकबोन है दैट इज ऑल पेंटोज शुगर, ये पूरा पेंटोज शुगर है जिनके बीच में फॉस्फेट ग्रुप है, फॉस्फोडाइस्टर लिंक है, और ये जो 2 स्ट्रैंड्स हैं इनके बीच में नाइट्रोजन बेसेस एक दूसरे से वंडरवॉल फोर्स सबने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, तो वो फोर्स के थ्रू, उस अट्रैक्शन के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड है, प्लस एच बॉन्ड और ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये कनेक्शन, वो बॉन्ड के लिए वो लाइन यूज किया जाता है डीएनए में। जो रियलिटी में स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से लाइन नहीं होता है, तो जो केमिकल फॉर्मूला है ना, उसी के बेसिस पे उसका नॉर्मल कार्टूनिस्टिक डायग्राम बनाया गया है डीएनए का। सो दिस इज द 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। एनी ऑफ द न्यूक्लिक एसिड, आपका डीएनए हो किसी का भी डीएनए हो, उसमें ये 3 चीजें प्रेजेंट है। देन अब अगर 3 चीजों से न्यूक्लिक एसिड अगर बना है, तो एट द एंड डाइजेशन के टाइम पे कहां जाना पड़ेगा, वापस से यहाँ पे जाना पड़ेगा। सो दिस इज व्हाट हैपनिंग व्हेन न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड बनाया गया। इट मींस कि ये सारे स्ट्रैंड्स को ब्रेक कर दिया गया, दिस वे एवरीथिंग इज गेटिंग ब्रेक्ड। तो वो न्यूक्लिक एसिड नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड, यानी पेंटोज शुगर है, उसके बॉन्ड्स अटैच्ड है, नाइट्रोजन बेस इज प्रेजेंट। देन अब उनको क्या किया गया, न्यूक्लियोटाइड को फिर से फर्दर ब्रेक किया और इनके बॉन्ड्स को ब्रेक कर दिया। सो दिस पर्टिकुलर पार्ट इज रिमूव्ड। इसीलिए जब पेंटोज शुगर पे सिर्फ नाइट्रोजन बेसिस हो तो वो चीज हो गई न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड प्लस उनके बीच के बॉन्ड को ब्रेक कर दिया गया, इसीलिए थोड़े छोटे मॉलिक्यूल हो गए। ये जो लंबी सी स्ट्रैंड है ये अब ब्रेक हो गए, दिस वे एवरीथिंग इज ब्रेक्ड नाउ। देन न्यूक्लियोसाइड, अब न्यूक्लियोसाइड जो है उसमें अभी भी नाइट्रोजन बेसिस हैं, हमें वो नाइट्रोजन चाहिए हमारे लिए, तो उनको फिर से ब्रेक किया गया और नाइट्रोजन बेसिस को पेंटोज शुगर से फिर से रिमूव कर दिया गया। नाउ व्हाट यू हैव सेपरेट पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजन बेसिस, बिकॉज दिस शुगर विल बी एबल टू एब्सॉर्ब्ड बाय विलाई, अदरवाइज अपने कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में वो विलाई के थ्रू एब्सॉर्ब होने ही नहीं वाली। प्लस अलग से आपके पास नाइट्रोजन कंपाउंड मिल गया, तो आपकी बॉडी में अगर नाइट्रोजन की कहीं रिक्वायरमेंट है तो वो फुलफिल होगी बाय दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। अंडरस्टूड एवरीवन, कैसे ये जर्नी चल रही है, हाउ योर न्यूक्लिक एसिड्स आर फॉर्म? महक अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Okay, shall I change the slide now? Yes. Okay, since I asked many questions, तो एक एक करके बच्चे भी निकलते जा रहे हैं, बिकॉज उनको लग रहा है हमें बहुत सारे आंसर्स करने पड़ेंगे। बट आई सजेस्ट एवरीवन, क्योंकि ये बच्चे वापस से रिकॉर्डिंग देखेंगे, प्लीज डू नॉट लीव द सेशन अनलेस वो सेशन कंप्लीट ना हो रहा हो। अदरवाइज क्या होगा, यू आर गोइंग टू लूज मेनी ऑफ द थिंग्स। बहुत सारी बातें लाइव सेशन में बेटर समझ में आती है। ओके, देन अभी ये पूरा ओवरऑल जो आपने पढ़ा, दैट वाज द जर्नी ऑफ ईटिंग फूड,
उसके बाद उस फूड की जर्नी कैसे जा रही है अलग अलग ऑर्गन के हिसाब से, देन वो ऑर्गन का सिक्रीशन क्या है, एंजाइम्स या जूसेस जो है वो कैसे सिक्रीट हो रहे हैं, उनका फॉर्म एंड टेक्सचर कैसे चेंज हो रहा है, इसके बारे में आपने पढ़ा, उसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। देन आपने देखा कि डिफरेंट इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं जिनका डाइजेशन करना है, उन मॉलिक्यूल्स पे कैसे एक्ट किया जा रहा है और उनका ब्रेकेज कैसे हो रहा है, वो ब्रेकेज आपने देख लिया। अब आपको ये देखना है कि ये सारी चीजें एक्चुअली कैसे कंट्रोल होती है। आपके दिमाग के बिना या कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बिना तो ये कोई भी चीज नहीं चल पाएगी। सो व्हाट यू हैव टू स्टडी नाउ, द न्यूरल and hormonal control, because all these aspects are so as much as important। और अगर ये नहीं होंगे, हॉर्मोन्स नहीं होंगे, नर्व्स नहीं होंगे, तो पता ही नहीं चलेगा, कोई सिग्नल ही नहीं डिटेक्ट किया जाएगा। फिर आपको भूख लगी है ये बात कौन जज करता है? द ब्रेन, क्योंकि न्यूरॉन्स या नर्व्स जो हैं वो सिग्नल लेकर जाते हैं दैट द स्टमक इज एम्प्टी नाउ। तो वो सारे जो एस्पेक्ट्स हैं वो भी आपको यहाँ पे देखने। देन जब भी आप कभी खाने के बारे में सोचते हो, क्योंकि हम डाइजेशन के बारे में इतना ज्यादा पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे भूखे भी बैठे होंगे, तो आप लोगों को तुरंत भूख लग गई होगी अच्छा खाने के बारे में सोच के, या फूड वीडियोस देखते होंगे, कोई रेसिपीज और एनी टेस्टी फूड जो भी आपको फेवरेट है या जो पसंद है। सो वो जो प्रोसेस है ना, मीन्स खाना देखते ही वाटरिंग, माउथ में वाटरिंग हो जाती है, सलाइवेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये सोच के या फिर देखकर जो ये जो इंस्टिंक्ट जगते हैं आपके मन में, दैट इज नथिंग बट द स्टिमुलेशन ऑफ नर्व। आपके जो ब्रेन में नर्व्स है या फिर आपके जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम से अटैच नर्व्स हैं, ये स्टिमुलेशन स्टार्ट कर देते हैं, इनिशिएट कर देते हैं, तो पेट में गुड़गुड़ स्टार्ट हो जाएगी। देन HCl सिक्रीशन भी स्टार्ट हो जाएगा। जैसे भूख लगने का सिग्नल मिला, HCl सिक्रीट हो गया। वो ये नहीं देखता कि खाना आया है तब मैं सिक्रीट हूँ, वो हो जाते हैं, बिकॉज एवरीथिंग इज कंप्लीटली हार्मोनल बेस्ड। इनका सेटअप टाइम होता है। आप खाना नहीं खा रहे हो या आपको खाना नहीं मिल पा रहा है, दैट इज गोइंग टू हार्म यू इन फ्यूचर, बट करेंटली आपकी बॉडी सही चल रही है, उसको जो ट्रिगर जो होता है वो उस तरीके से अफेक्ट करते हैं। सो दैट स्टिमुलेशन इज इनिशिएटेड बाय नर्व ओनली एट थिंकिंग एंड वॉचिंग समथिंग। देन ये तो हो गया नर्व ट्रिगर कि नर्व स्टिमुलेशन हो रहा है, इसीलिए आपको वो सारे सेंसेशंस फील होने लग जाएंगे जो भूख लगने पे लगते हैं। देन यू विल रियलाइज ओके आई एम हंग्री एंड आई नीड फूड। तो वो तो चलो बात की बात है। देन ये जो हंगर गेम चलता रहता है, प्लस ईच एंड एवरी स्टेप पे राइट टाइम पे राइट एंजाइमेटिक सिक्रीशन जो भी करना है जिन भी ग्लैंड्स को और ऑर्गन्स को, एक्चुअली ये कंट्रोल किए जाते हैं बाय द हार्मोन्स व्हिच इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द ब्लड स्ट्रीम। बट इनका सिक्रीशन जो है वो एपिथेलियल लेयर करता है, यानी आपके जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनका जो भी एपिथेलियल लेयर होगा उसमें हार्मोन्स का स्टिमुलेशन होता है, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ ग्लैंड्स, उनमें ग्लैंड मॉडिफिकेशंस भी है। तो ग्लैंड सिर्फ और सिर्फ एंजाइम्स ही नहीं, हार्मोन्स भी बनाने वाला है। Okay, so that kind of situation is done in your body. Then जो इम्पोर्टेंट आपके स्टमक के स्टिमुलेशन और उसके फंक्शन को एक्टिवेट करने के लिए जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, दैट हार्मोन इज गैस्ट्रिन एंड हिस्टामाइन। ये इनिशिएट करते हैं। तो HCl सिक्रीशन, मैं सिर्फ नाम लिखूंगी और उनका लोकेशन लिखूंगी, फंक्शन आपको ऑलरेडी अब पता है कि एग्जैक्टली कहाँ पे क्या हो रहा है। तो स्टमक में HCl सिक्रीशन हो गया, पेप्सिनोजन सिक्रीशन है, देन म्यूकस सिक्रीशन है, देन चर्निंग एंड ग्राइंडिंग मूवमेंट जो है ये करना है। सो दीज काइंड ऑफ एक्शन इज इनिशिएटेड बाय गैस्ट्रिन एंड हिस्टामाइन। सो व्हेनेवर यू आर हंग्री, तो सबसे पहले जो पेट में गुड़गुड़ होती है वो इनके इनिशिएशन से होती है। रीजन इज इनके रिलीज होते ही जो आपके स्टमक में कौन कौन से हॉरिजॉन्टल, लॉन्गिट्यूडिनल, डायगोनल मसल्स जो प्रेजेंट होते हैं, वो मसल्स अपना चर्निंग मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। That is the sensation you are feeling. And since your stomach is empty, तो उनके churning movement पे weird sound produce होता है जो आप feel करते हो when you are hungry. तो उसकी वजह से आपको लगता है okay, I need food, I need to eat now. Okay, so these are the set of hormone here. Then अब सिर्फ और सिर्फ स्टमक में तो बात नहीं बनती है, उनको डिओडिनम और रेस्ट ऑफ द इंटेस्टिनल पार्ट में जाना ही पड़ता है। सो उसके बाद जो पेनक्रियाटिक जूस है या हिपैटिक जूस है, उसको स्टिमुलेट करने के लिए या फिर
उनके एक्शन के लिए सर्टेन अदर हॉर्मोन्स के सिक्रीशंस की रिक्वायरमेंट है. सो कुछ और हॉर्मोन्स की मैं लिस्ट दे रही हूँ. जनरल हार्मोनल लिस्ट है ये. दैट इज सिक्रेटिन, देन पेनक्रियोजाइमिन. अब नाम से ही आपको समझ में आ गया, इट इज रिलेटेड टू पेनक्रियास. Then there are a few other, that is cholecystokinin. Then because हम enteric, जब भी enteric word use करते हैं, that is related to digestive system, इसीलिए enterogastric means आपका nervous system और आपका digestive system कनेक्टेड है. ये हार्मोन ये सजेस्ट कर रहा है. द एंटेरोसेफेलॉन मींस आपका ब्रेन. तो वो जो पार्ट्स हैं दैट इज रिलेटेड टू, सो दैट्स व्हाई दिस हार्मोन इज रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम बट सिक्रेटेड बाय योर नर्वस सिस्टम. देन ये सारे प्रोसेसेस को खत्म भी तो करना है, तो जरूरी नहीं है कि अनएंडिंग स्टिमुलेशन नहीं होना चाहिए. और पेनक्रिएटिक जूस का एक अमाउंट होगा जितना सिक्रीट करना पड़ेगा. इसीलिए किसी चीज को रोकना हो तो इनहिबिटर्स प्रोड्यूस होते हैं. सो दैट इज व्हाट गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड. तो ये सारे हॉर्मोन्स मिलके क्या कर रहे हैं, पेनक्रिएटिक स्टिमुलेशन में हेल्प कर रहे हैं, ताकि वो अपने राइट हॉर्मोन्स एंजाइम्स और अदर जूसेस जो हैं वो प्रॉपरली करवा सके. सो दीज आर द नंबर एंड लिस्ट ऑफ हॉर्मोन्स. देन ये जो सारी चीजें हैं कुछ और भी हैं जो आगे सिक्रीट होती है इन रेस्ट ऑफ द अदर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज एंटेरोक्रिनिन. देन देयर इज वन मोटिलिन जो इंटेस्टिनल जूस को सिक्रीट करता है. उसकी स्टिमुलेशन के लिए. देन देयर इज वन मोर दैट इज वाइलिकाइनिन या विलायकाइनिन आप बोल सकते हो, क्योंकि वर्ड जो आया है वो विलाय से ही आया है. सो विलाय इज प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन. सो ये क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन को स्टिमुलेट करवाएगा. सो दैट स्टिमुलेशन इज वाइलिकाइनिन. सो ये कुछ लिस्ट ऑफ हॉर्मोन्स हैं. अब आपको टेंशन ये आएगा कि इतने सारे हॉर्मोन्स हमें दे दिए, अब हम कैसे पढ़ेंगे. डोंट वरी, ट्राई टू मेक द कॉमन वर्ड्स. जो भी आपको ऐसा लग रहा है ऑब्वियस है वो आप देखते ही समझ जाओगे. कुछ चीजें आप नहीं समझ पाओगे, दैट्स ओके. बार बार आप प्रैक्टिस करोगे और यूज टू हो जाओगे उस टॉपिक को लेकर, तो अपने आप आपके कुछ वर्ड्स को लेकर मीन्स आप कंफर्टेबल हो जाओगे इन नाम को लेकर. यू कैन मेक योर ओन टेबल. उस टेबल में आप लोकेशन, फंक्शन एंड हॉर्मोन्स और एंजाइम्स के नाम भी आप लिख सकते हो. आपके मॉड्यूल में ऑलरेडी दिया है, तो शायद रेफर दैट. मींस मैं आपको एंड ऑफ द सेशन फिर से दिखा दूंगी कि एग्जैक्टली क्या क्या है. ट्राई टू रेफर इट बिकॉज आई थिंक वो ज्यादा बेटर टेबल है जिसमें सारे फंक्शंस मेंशन किए हुए हैं बेस्ड ऑन एंजाइम और मे बी लोकेशन और ग्लैंड और व्हाटएवर जो भी आप पढ़ रहे हो वो. तो आप लोग आपका भी खुद का भी एक टेबल बना सकते हो फॉर कंफर्टेबल पर्पस, ताकि आपको समझ में आ जाएगी क्या क्या चल रहा है. ओके, सो दीज आर द लिस्ट ऑफ हॉर्मोन्स एंड लिस्ट ऑफ मींस द फंक्शंस कि एग्जैक्टली वो हार्मोन किस लोकेशन या किस ऑर्गन पे अफेक्ट कर रहे हैं. एवरीवन अंडरस्टूड? ऐसा लग रहा है कुछ समझ में नहीं आया? मैंने सिर्फ हार्मोन एंड लोकेशन लिखा है, इसलिए ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ही नहीं किया है. Any doubts? सॉरी बच्चे, कौन सी किसकी बात कर रहे हो आप? गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड, दिस वन GIP. सेकेंड लाइन गैस्ट्रिन एंड हिस्टामिन, इसकी बात कर रहे हो आप? यस मैम. ओके, सो जो बेसिकली गैस्ट्रिन एंड हिस्टामिन है ये आपके स्टमक के स्टिमुलेशन में काम आता है. तो जो आपका स्टमक HCl सिक्रीट करेगा, एंजाइम सिक्रीट करेगा, देन
अपना चर्निंग एंड ग्राइंडिंग मूवमेंट करवाएगा अपने मसल्स के थ्रू, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन बेसिकली। तो ये जो चीजें हैं ये इनिशिएट कौन करवाएंगे? ऑफ कोर्स जब तक हार्मोन का सिग्नल नहीं आएगा तब तक वो स्टार्ट नहीं होगा। तो वो जिस हार्मोन के सिग्नल का इंतजार करते हैं, दीज टू आर द हार्मोन्स। क्योंकि स्टमक में गैस्ट्रिक सेल्स थे, उसके जूस को गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं, इसीलिए उस पे एक्ट होने वाले हार्मोन का नाम भी हमने गैस्ट्रिन रखा हुआ है। सो this is what the difference in means, this is what the meaning of gastrin and histamine। और हिस्टामिन बेसिकली क्या करवाता है? इन जनरल मैं हार्मोन एक्टिविटी बता देती हूँ कि डायलेशन करवाने में हेल्प करते हैं। जैसे कि कहीं पे कोई एक्शन करना है तो वेसल्स सेल्स के बीच में, या फिर कहीं भी डायलेशन करवाना है, एक्शन करवाना है चीजों का, तो वहां पे हिस्टामिन की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। ओके, तो अगर इनकी जरूरत ज्यादा हो जाए ना, इनकी वजह से क्या हो जाता है, बहुत इन्फ्लामेशन हो जाता है कभी कभी, तो वहां पे एंटी हिस्टामिन देना पड़ता है। नॉर्मली नहीं, नॉर्मली आपकी बॉडी में हिस्टामिन जरूरत है, बट जिन लोगों को एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं वहां पे। सो हिस्टामिन सिर्फ गैस्ट्रिक एंजाइम, गैस्ट्रिक हार्मोन ही नहीं है, ये अलग हार्मोन भी है जो दूसरे लोकेशन पे वर्क करता है। बट आपको इन जनरल वर्क समझ में आया हार्मोन का? Yes. Okay, shall I change the slide now? Yes, ma'am. Okay, then अब हमारा कुछ एक लास्ट टॉपिक रह गया रिलेटेड टू एब्जॉर्प्शन। So absorption means what? Uptake of all the minerals, all the food और बाकी सारी चीजें, उसी प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन कह रहे हैं। देन हमारे बॉडी में 3 मेजर लोकेशंस होती है जहां पे एब्जॉर्प्शन होता है। नॉर्मली आपने एब्जॉर्प्शन सिर्फ और सिर्फ इंटेस्टाइन का ही सुना है, बट ऑलरेडी मैंने आपको स्टमक का डिस्कस करके दिया है। एक और बाकी है, दैट इज द नथिंग बट योर माउथ और योर बकल कैविटी। This is also one of the important site of absorption। क्या क्या चीजें एब्जॉर्ब होती हैं उसकी लिस्ट दे रही हूँ। So some amount of water, few of the vitamins और simple sugars। So ये सारी चीजें यहाँ पे एब्जॉर्ब होती हैं। This is the first location। Then कुछ चीजें सबने नोटिस किया होगा, when doctor prescribe something, कुछ टैबलेट्स या कैप्सूल्स होते हैं जो कहा जाता है अंडर योर टंग, उनको पुट करो एंड देन यू हैव टू कंज्यूम इट। सो दैट दीज आर द लोकेशन फॉर एब्जॉर्प्शन। देन कुछ टैबलेट्स या मेडिसिन होते हैं जिनको कहा जाता है कि आपके माउथ में ही रखना है, स्वेलो नहीं करना, यू हैव टू कीप इन माउथ एंड स्लोली वो एब्जॉर्ब होगा। सो दैट्स व्हाई इस टाइप के मेडिसिन बने हुए हैं ताकि माउथ के थ्रू उनका डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन हो जाए, उनको अननेसेसरी स्टमक तक या इंटेस्टाइन तक जाने की जरूरत ना पड़े। सो दिस इज हाउ इट हैपेंस। देन बहुत ही बैड एग्जांपल दे रही हूँ मैं सबके सामने, बट अब आपको रीजन पता चल जाएगा। सबने गुटखा खाते हुए लोगों को देखा है, वेरी सैड। ओके, मोस्टली अनफॉर्चुनेटली किसी किसी की फैमिली में भी हो सकते हैं। सो वो जो गुटखा होता है या पान होता है वो लोग मुंह में क्यों रखते हैं? मीन्स वाई, मीन्स अंडर बिहाइंड देयर चीक्स और अंडर देयर लोअर लिप। रीजन ये होता है कि दीज आर द लोकेशन जहां से टोबैको और जो भी वो ड्रग्स उसमें मिक्स है वो डायरेक्टली आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। सो डायरेक्टली ब्लड वेसल्स अपटेक कर लेता है, और अगर कोई चीज ब्लड वेसल में चली गई देन जाके उसका असर होता है। सो दैट्स व्हाई दीज आर द इंपॉर्टेंट लोकेशंस। देन सेकेंड लोकेशन है स्टमक। स्टमक के बारे में तो मैंने आपको ऑलरेडी थोड़ा बताया था। कुछ कुछ चीजें लाइक वाटर बेस्ड जितनी भी चीजें हैं उनका अपटेक जो है या एब्जॉर्प्शन जो है स्टमक पे ऑलरेडी होता है। सो पहले तो वाटर खुद उसका एब्जॉर्प्शन होगा, देन ग्लूकोज, अगर आप डायरेक्टली ग्लूकोज कंज्यूम कर रहे हो तो, देन एल्कोहल एब्जॉर्प्शन भी डायरेक्टली स्टमक में हो जाता है। फ्यू ऑफ द मिनरल्स, then few vitamins and there are certain drugs also। क्योंकि कुछ ड्रग्स ऐसे बनाए जाते हैं जो एसिडिक मीडियम में बेटर वर्क करते हैं, या फिर कुछ ऐसे कंपोनेंट्स नेचुरली होते हैं जो पर्टिकुलर बीमारी में रिक्वायरमेंट होती है और वो कंपोनेंट एसिडिक मीडियम में ही काम करेंगे या फिर उनका एब्जॉर्प्शन होगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाता है, उन मेडिसिन को स्पेसिफिकली टारगेट करवाया जाता है फॉर द स्टमक, और उनकी कोटिंग ऐसी करवाई जाती है
कि स्टमक के थ्रू ही उनका डाइजेशन हो। सो दिस इज अबाउट स्टमक। देन लास्ट आपके पास है अबाउट इंटेस्टाइन। सो इंटेस्टाइन में क्या है, रेस्ट एवरीथिंग जो ऊपर है वो तो है ही, प्लस एक्स्ट्रा जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सारे के सारे एब्जॉर्ब हो जाते हैं इन इंटेस्टाइन। सो ऑल कंपोनेंट्स। Okay, students, excuse me for 1 minute. Okay, so this is about absorption. इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है इसी absorption में, that is related to intestinal absorption. यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन एंड ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड बात करूंगी, बिकॉज एवरीवन नोज अबाउट दीज टर्मिनोलॉजी। ऑलरेडी आपको ये सारी चीजें पता है। देन अगर नॉर्मल एब्जॉर्प्शन करना है, हमारा जो इंटेस्टाइन है यानी विलाय के थ्रू जो भी एब्जॉर्प्शन हो रहा है, नॉर्मली सारी चीजें आराम से हो जाती है। एक ही कंपोनेंट है जिसको तकलीफ होती है थोड़ी, दैट इज नथिंग बट द फैट। अभी जो फैट एब्जॉर्प्शन है इसे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इसीलिए हमारा फोकस भी इसी पर आया है। अभी ये क्या करवाते हैं, फैट्स अपने फैटी एसिड्स के फॉर्म में हो गए, इनका फाइनल डाइजेशन जो हमारा एंड प्रोडक्ट था वो था। अब ये फैटी एसिड्स क्या है, बिकॉज स्टिल दे आर वेरी बिग कंपाउंड, तो इनका पास होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, इनके स्मॉल ड्रॉपलेट्स बनाए जाते हैं। ड्रॉपलेट्स बनाए जाते हैं जिसको कहते हैं हम माइसील फॉर्मेशन। ये जो लिम्फ के थ्रू जाते हैं ना शायद। करेक्ट करेक्ट। सो इनका जो माइसील फॉर्मेशन होगा, ये माइसील फॉर्मेशन के बाद इनको कैरी करके फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करवाना पड़ता है। I hope everyone understands facilitated diffusion. Facilitated diffusion means कि यहाँ पे कैरियर आयन की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज Na+, प्लस एक स्मॉल प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, दैट इज काइलोमाइक्रॉन्स। काइलोमाइक्रॉन्स नाम इसलिए पड़ा है, रीजन इज इंटेस्टाइन में जो फूड होता है वो क्या होता है, काइल, सो माइक्रॉन्स यानी स्मॉल कंपोनेंट्स को उठाने वाला। दिस इज नथिंग बट द प्रोटीन। अब ये प्रोटीन क्या करेंगे, इस फैट जो भी माइसील्स है ना फैट के, उनके अराउंड अपनी कवरिंग कर लेंगे, एक कोटिंग बना लेंगे अपनी। तो उनकी कोटिंग हो गई प्रोटीन का, बट उनके अंदर है मेन फैट। अब ये जो चीजें होती हैं, देन इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है इनटू द लिम्फ वेसल्स। दे आर ट्रांसपोर्टेड इनटू lymph vessels. lymph means आपके कौन से वेसल्स, जो आपके WBCs के lymphatic fluids का जो पूरा का पूरा सर्कुलेशन है, that system is lymph vessels. वहां पे ट्रांसपोर्ट कर पाया जाता है। और ये जो पूरा प्रोसेस है, मींस ये जो पूरी सिस्टम्स और एक्टिविटी हो रही है, that is happening in the jejunum of small intestine. Okay, this is the location of fat absorption. सो ये सारी चीजें हो रही है, मींस फैट इतना इजीली एब्जॉर्ब नहीं होता, उसे कैरी करके ले जाना पड़ता है। सो कैरियर इज सोडियम पॉजिटिव आयन, देन ले जाने के लिए जिस और एक और प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, दैट इज द काइलोमाइक्रॉन्स, जो इनको कवर कर कर फिर फेक आइडेंटिटी यूज कर कर ट्रांसफर करवाते हैं। दैट इज हाउ दे आर गोइंग टू गेट एब्जॉर्ब्ड। अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट? Shall I change the slide? बस एक और लार्ज इंटेस्टाइन का कॉन्सेप्ट है, वो आपको बताना है। ओके, देन अभी हमने सबसे कम डिस्कशन जो पूरे चैप्टर में किया है, दैट इज रिलेटेड टू द लार्ज इंटेस्टाइन। उसके पीछे रीजन ये है कि ये कुछ खास काम करते भी नहीं है, मींस इनका इतना मेजर इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई ग्लैंड नहीं है, एंजाइम्स नहीं है, दैट्स व्हाई हम इतना इनके बारे में डिस्कस नहीं करते। अदर देन एब्जॉर्प्शन, यहाँ पे इनका इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। सो मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन,
जो है that is done by large intestine. So whatever chyle component has, तो सारी चीजें small intestine nutrition ले लेगा, then वही chyle transfer किया जाता है from large intestine. That large intestine actually absorbs water, ठीक है, और water via diffusion. That is the only activity जिसके through water का absorption होगा. Then water के साथ साथ कुछ और भी ions या फिर minerals जो होते हैं उनको किया जाता है, उसको absorb किया जाता है, but this is through active transport. That is the major function. Then हमारा जो large intestine है, it is also a home of very friendly bacteria. That bacteria is E. coli. Okay, E. coli यहाँ पे mutualism के साथ हमें थोड़ा पॉजिटिवनेस प्लस अपने लिए न्यूट्रिशन लेते हुए लार्ज इंटेस्टाइन में सिक्योरली रहते हैं. देन अभी एक और चीज है, आप जो खाना खाते हो ना, उस कंपोनेंट में एक लार्ज अमाउंट फाइबर या रफेज का भी प्रेजेंट होता है. आप बोलोगे इनका डाइजेशन कैसे होगा, क्योंकि इनका मेजर कंपोनेंट किससे बना है, इधर सेल्यूलोज या पेक्टिन, बिकॉज फाइबर्स आपको मोस्टली प्लांट कंपोनेंट से मिलता है, द सैलेड यू ईट, या फिर मोस्टली कुछ जिनमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा होता है, जैसे पोटैटो, देन स्वीट पोटैटो, ये सारी चीजें, इनमें फाइबर्स और रफेज की मात्रा बहुत ज्यादा होती है. तो इनका डाइजेशन कैसे होता है? सो बेसिकली कोलोनिक बैक्टीरिया, दैट इज नथिंग बट ई. कोलाई, ये कोलोनिक बैक्टीरिया पार्टली पार्टिसिपेट करते हैं इन डाइजेशन. Now you will ask कि ये तो पार्टली डाइजेशन हुआ, इसका पूरा कैसे होगा? सो बेसिकली क्या होता है, फाइबर्स का कंज्यूम करना इसलिए जरूरी है, एक तो ये क्वांटिटी इंक्रीज करता है बिकॉज यू कैन नॉट हैव दैट मच ऑफ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, तो ओवरऑल मील का क्वांटिटी बताना बहुत जरूरी है. प्लस ये जो फाइबर्स होते हैं ये हेल्प करते हैं इन फॉर्मेशन बोलस या फिर पास ऑन करने के लिए, जो बेसिकली आपका पैसेज है फूड का, ओवरऑल जो जर्नी अचीव करता है, उस क्वांटिटी को मेंटेन करवाने के लिए फाइबर की रिक्वायरमेंट होती है. प्लस स्टूल पासिंग, जो स्टूल बॉडी से ट्रांसमिट होता है बाहर की तरफ, उस पर्टिकुलर पैसेज के टाइम पे एक्चुअली फाइबर आल्सो प्लेज वेरी मच इंपॉर्टेंट रोल. इट मेक्स इट वेरी इजी फॉर द फूड टू ट्रांसफर. इसीलिए जिनको डाइजेशन इश्यूज होते हैं या फिर कॉन्स्टिपेशन या एनी ऑफ द प्रॉब्लम रिलेटेड टू योर डाइजेस्टिव सिस्टम, उन लोगों को सजेस्ट किया जाता है टू हैव मोर फाइबर और रफेज इन द डाइट. इसके पीछे इसका यही रीजन है. सो दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंस इसका, अदर देन डाइजेशन. हर चीज एब्जॉर्ब करने के लिए नहीं, कुछ चीजें सपोर्ट करने के लिए भी हम खाते हैं. सो इट रिड्यूसेस, दैट इज इंपॉर्टेंट फंक्शन, इट रिड्यूसेस स्टूल ट्रांजिट टाइम. Okay, so this is something related to the digestion of fiber, because हम at the end सारी absorption से related हम चीजें पढ़ रहे हैं. That's why ये कुछ चीजें थी. फाइबर भी एक important component है जो आपको समझना जरूरी है in terms of digestion, या उसका कहाँ पे क्या रोल है वो. Then अब ये तो हो गया, आपने कंज्यूम किया फूड, डाइजेस्ट किया, एब्जॉर्ब किया. Then comes one important part, that is assimilation. Assimilation means utilization of absorbed substances. यानी अब वो जो आप खा रहे हो वो खाना अब टिश्यूज या ऑर्गन्स जो है हम यूज करने वाले हैं, that is assimilation. So I am only writing the definition because उससे ज्यादा आपको इसमें यूटिलाइजेशन के बारे में ध्यान नहीं देना. यूटिलाइजेशन के लिए बाकी ऑर्गन सिस्टम है जो हमें पढ़ना है आगे. ओके, सो दैट इज व्हाट एसिमिलेशन. तो ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम कर रहा है ना, यही वो न्यूट्रिशन है जिसकी वजह से बाकी ऑर्गन सिस्टम असिमिलेट कर रहे हैं, मींस यूटिलाइज कर रहे हैं उस एनर्जी को अपने आप को रन करवाने के लिए. Okay, that is the meaning of word. Then हमारा फाइनल एक होता है, that is egestion, यानी to excrete out all the fecal matter out of the body. Fecal matter या feces removal, that is the egestion. तो removing कहाँ से होगा?
थ्रू एनल Anal. ओपनिंग या फिर एनस। देन ये स्टोर कहाँ होता है? इन द रेक्टम। ओके, एंड द रिफ्लेक्स, जो सेंसेशन फील होता है, द अर्ज टू रिमूव द फीकल मैटर, दैट इज नथिंग बट द न्यूरल रिफ्लेक्स, and it's completely voluntary. It is the voluntary process. Sphincter muscles anus के opening and closing को control करते हैं। Then एक और important चीज होती है, अगर voluntary process है तो जो removal process होगा उसमें peristaltic movement involved होगा। So mass peristaltic movement. These are the things which are required in ejection. So ejection is fecal matter removal from the body. Okay, voluntary process है, and of course ये भी neural reflex ही है। आपको sensation feel करना पड़ेगा, that is urge to remove all the feces. Okay, so this is these are the few points जो कि digestion में involved है। Everybody understood till here? This part is easy. यहाँ पे कुछ भी extra नहीं है। Okay. Shall I change the slide? ना लिख लिया सब? Okay, okay, waiting. Done, ma'am. Okay. Next, related to few of the disorders. सबने सुना हुआ है, मैं कोई भी extra disorders के नाम नहीं लूंगी। I'm just going to put out the list. उसके पीछे का action आपको already पता है। First is diarrhea. Okay, diarrhea means uncontrolled removal of fecal matter from the body. इसमें क्या हो जाता है? Water uptake और absorption जो होता है वो completely कम हो जाता है। एंड जितने भी स्फिंक्टर मसल्स हैं या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होता है वो इनवॉलंटरी एक्शंस, आपके कंट्रोल में नहीं रहता। दैट कंडीशन इज डायरिया। ये अनहेल्दी खाने से होता है कभी कभी, मे बी बिकॉज ऑफ सम ऑफ द जर्म्स मींस बैक्टीरिया, उनकी वजह से भी हो सकता है, और मे बी ये स्ट्रेस का भी एक इम्पैक्ट होता है। इफ यू आर नर्वस, इफ यू आर एंशियस, और मे बी आपके न्यूरल जो रिफ्लेक्सेस है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहे, दैट कंडीशन ऑल्सो लीड टू डायरिया। ओके, देन नेक्स्ट इज कॉन्स्टिपेशन. Constipation is something when it is very difficult to pass the stool from the body. ऐसा इसलिए होता है जब वाटर एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा हो जाए, तो इसकी वजह से जो फीकल मैटर है वो इट इज नॉट क्या बोलते हैं कि एक्वस इनफ टू पास आउट फ्रॉम द बॉडी। अगर ऐसी सिचुएशन हो रही है, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिपेशन। देन अगेन ये स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है। मेनी पीपल फील दैट बहुत सारे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो स्ट्रेस की वजह से भी होते हैं। मींस उनका क्लिनिकल फाइंडिंग बाद में पता चलता है, बिकॉज पीपल आर अंडर सम काइंड ऑफ डिप्रेशन और स्ट्रेस और मे बी थिंकिंग और एंशियस मे बी, इसीलिए शायद ये सारे डिसऑर्डर्स भी हो जाते हैं। देन वन मोर थिंग, दैट इज द जॉइंडिस। कॉमनली हेपेटाइटिस भी बोला जाता है इनको। इट मीन्स इट इज अ लिवर प्रॉब्लम, इट मींस लीवर इज अफेक्टेड, और इसकी वजह से क्या होगा? पेशेंट के आईज, नेल्स और सॉफ्ट टिश्यूज जो होंगे दैट इज गोइंग टू अपीयर येलो इन कलर, क्योंकि बाइल पिगमेंट जो होते हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। बिकॉज लिवर का जूस क्या था? दैट इज येलोइश और ग्रीनिश इन कलर, तो उनके कलर जो है दैट इज गिवन बाय द नथिंग बट द पिगमेंट।
और वो पिगमेंट का कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ गया, इट मींस लिवर इज गिविंग द सिग्नल कि समथिंग इज रॉन्ग विथ मी, प्लीज हेल्प. सो दैट्स व्हाट जॉइंटिस इज. ये हेपेटाइटिस वायरस की वजह से भी हो सकता है. इट इज बिकॉज ऑफ सर्टेन लिवर डिसऑर्डर्स ऑल्सो जो ऑलरेडी है. ओके, और मे बी स्ट्रेस अगेन और अदर डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स जिसकी वजह से, जिसका इम्पैक्ट लिवर पे आ रहा है. और मे बी योर हैबिट, योर सर्टेन फूड हैबिट जिसकी वजह से लिवर के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है डाइजेशन के लिए, क्योंकि वो मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करता है इसलिए. सो ऑल दीज थिंग्स कैन कॉज जॉइंटिस. देन मैम यस मैम, तो इन्हीं सारी चीजों के कारण बाइल पिगमेंट का सिक्रीशन ज्यादा हो जाता है. राइट. अगर उनका सिक्रीशन ज्यादा हो गया, इट मीन्स कि वो सिग्नल दे रहे होते हैं कि लिवर इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली. ओके, सो दैट इज द इंडिकेशन. नेक्स्ट इज अबाउट वॉमिटिंग. वॉमिटिंग एक्चुअली आपका ब्रेन कंट्रोल करता है, द मेड्यूला पार्ट ऑफ ब्रेन. जो वॉमिटिंग सेंसेशन है ना, मेड्यूला एक्चुअली क्या करता है, जो मेड्यूला है वो स्टमक के एक्शन कंट्रोल करता है. ऑल द मसल कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, हार्मोन सिक्रीशन, जो गैस्ट्रिन और हिस्टामिन की बात कर रहे थे, वो सारी चीजें मेड्यूला कंट्रोल करता है. अब बेसिकली क्या हो जाता है कि मेड्यूला का कंट्रोल जो है वो दूसरे डायरेक्शन में हो, मींस वो क्या करते हैं, रिफ्लक्स करते. रिफ्लक्स एक्शन यानी जो भी खाना खाया है वो वाया माउथ अब बाहर आएगा. दैट काइंड ऑफ रिफ्लक्स या रॉन्ग इंडिकेशन या रॉन्ग स्टिमुलेशन will lead to vomiting. ऐसा तब होता है when a person is nauseous also. नौशिया जब आप फील करते हो तो नौशिया वॉमिटिंग हम साथ में लगाते हैं. तो मेडिकल राइटिंग में कभी कभी प्रेस्क्रिप्शन पे देखा होगा इस तरीके से लिखा जाता है. सो दैट काइंड ऑफ कंडीशन मीन्स कि पर्सन इज नॉशियस. और नॉशियस इसलिए हो रहा है क्योंकि बार बार शायद रिफ्लक्स हो रहा होगा, एंड एट द एंड इट एंडेड विथ वॉमिटिंग. किसी किसी को नहीं भी होता बट कोई कर भी देते हैं. ओके, देन हम लास्ट इसको ऐसा कह सकते हैं ना कि गैस्ट्रोइसोफेगल स्फिंक्टर जो है वो ढंग से भी मतलब राइट. काम वो नहीं गर्ड बोलते हैं, उसकी वजह से भी होता है. दैट इज द प्रॉब्लम. ओके, सो इट इज नथिंग बट द गैस्ट्रोइसोफेजियल जो स्फिंक्टर मसल्स है उनका रिफ्लक्स, दैट रिफ्लक्स डिसऑर्डर इज. तो बार बार आपको ऐसा कभी कभी लगता होगा चेस्ट बर्न टाइप, या फिर ऐसा लग रहा है एसिडिटी हो गई है मुझे. दैट एसिडिटी इज नथिंग बट वो जो स्फिंक्टर मसल्स है, वो जो खाना है, इट इज कमिंग बैक टू द इसोफेगस. क्योंकि खाना एसिडिक हो जाता है, आपका स्टमक में एसिडिक मीडियम है, तो स्टमक को कुछ नहीं होगा, ऑलरेडी उनके पास बैकअप है, दैट इज म्यूकस. बट इसोफेगस में तो नहीं है, उसको पता भी नहीं कि खाना वापस आएगा मेरे पास. जर्नी तो कुछ और है उसका डायरेक्शन. सो अगर कभी ऐसा हो जाता है, सो वही बर्न आपको फील होता है. दैट इज नथिंग बट द चेस्ट बर्न. और आपको ऐसा लगता है कि आपको एसिडिटी हो रही है. सो दैट कंडीशन इज नथिंग ऑल्सो रिलेटेड टू द रिफ्लक्स ऑफ स्टमक टुवर्ड्स इसोफेगस. देन लास्ट इज इंडाइजेशन. इंडाइजेशन मीन्स कि अगर सफिशिएंट एंजाइम नहीं है, और कह लो इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रीशन अगर हो रहा है, तो अगर सफिशिएंट एंजाइम ही नहीं होंगे तो आपने जो भी खाया है वो डाइजेशन कभी कंप्लीट नहीं होगा, और आपको कैसा लगेगा, यू विल हैव सेंसेशन ऑफ फुलनेस. ऐसा अगेन एंशियस हो तब होगा, नर्वस हो तब होगा, स्ट्रेस में हो तब होगा. ओके, बोलते हैं ना, आई हैव लॉस्ट माई एपेटाइट, भूख ही नहीं है, मेरी भूख तो खत्म हो गई है. ऐसा तब होता है और जब आपने खाया हुआ है और वो खाने को पचाने के लिए प्रॉपर एंजाइम्स सिक्रेटेड नहीं है, और मे बी समथिंग एल्स इज गोइंग ऑन, या फिर बिल्कुल भी एंजाइम सिक्रेटेड नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में इंडाइजेशन होता है. बाकी इफ यू लूज योर एपेटाइट, उसके और भी अदर रीजन है. कभी कभी हम बिल्कुल खाना नहीं खाते, बट मे बी वी आर एक्साइटेड और मे बी वी आर नर्वस अबाउट समथिंग, तो भी हमें भूख नहीं लगती है. मीन्स हमारा सारा ध्यान कहीं और चला जाता है. तो वो जो हार्मोन सिक्रीट किए जाते हैं फॉर सेंसेशन, हंगर सेंसेशन, वो सिक्रीट नहीं होते उस टाइम पे. ओके, सो दैट्स व्हाई यू लूज योर एपेटाइट एट दैट टाइम. सो बाकी सारी चीजें तो नर्वस रिलेटेड है. दीज आर फ्यू ऑफ द डिसऑर्डर्स, कॉमन डिसऑर्डर्स जो प्योरली बेस्ड है डाइजेस्टिव इश्यूज के. कुछ और कनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है, तो बाकी जैसे जैसे हम एक एक सिस्टम पढ़ेंगे, उनसे रिलेटेड डिसऑर्डर आप पढ़ोगे तो उनका कभी कभी इम्पैक्ट होता है डाइजेशन पे. ओके, सो दीज आर द प्योरली डाइजेस्टिव सिस्टम बेस्ड डिसऑर्डर्स. अंडरस्टूड एवरीवन? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यस मैम. ओके, लेट मी शो यू द मॉड्यूल नाउ, क्योंकि मॉड्यूल में एक टेबल मैंने देखा था. इट इज इंटरेस्टिंग टेबल, एंड आई थिंक
मीन्स आई थिंक कि अगर आप फॉलो कर रहे हो, अगर रेफरेंस बुक में है आपके पास ऑलरेडी कुछ सिंपल टेबल है, देन इट्स ओके, बट अगर नहीं है सो आई थिंक आप लोगों को ये टेबल फॉलो करना चाहिए. इट इज गुड इनफ, जो आपको जितने भी हॉर्मोन्स हैं या एंजाइम्स हैं. ओके, एवरीवन कैन सी द स्क्रीन? Yes, ma'am. Okay, so this is the table I am talking about. यहाँ पे क्या लिखा है? हेडिंग समरी ऑफ मेजर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एंड देयर एंजाइम्स. तो उनका सोर्स, पीएच का नाम, नेम ऑफ द एंजाइम्स एंड विद द एक्शंस, कि वो एग्जैक्टली क्या एक्शंस कर रहे हैं. दिस टेबल आई फाइंड वेरी कन्वीनियंट. इनफैक्ट मीन्स मैंने जब इस चीज को पढ़ा तो मुझे लगा ओके, एक बार में पढ़ के ही मुझे पता चल गया कि एग्जैक्टली क्या क्या है इसमें. ओके, देन दिस टेबल इज ऑल्सो गुड. एंजाइमेटिक डाइजेशन एक्चुअली सेम ही है, बट ठीक है, यहाँ पे जो हमने डाइजेशन देखा था सारे मेजर एलिमेंट्स के, उनका एक एक करके कहाँ पे क्या हो रहा है, तो उन्होंने लोकेशन सेट करके रखा है कि माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, यही 3 मेजर लोकेशंस है किसी भी डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के. तो इन सबका बेसिक डाइजेशन कौन से लोकेशन पे मेजर हो रहा है. तो जो ब्लैंक है मीन्स वहां पे उनका डाइजेशन नहीं होता. सो दीज आर फ्यू ऑफ द इम्पॉर्टेंट. ये 2 टेबल मुझे लगा ये बेस्ट है. एक बार एक नजर भी अगर देख लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है. ओके, एवरीवन अंडरस्टूड? सो आज का सेशन इतना ही रखते हैं. नेक्स्ट सेशन में अब क्या होगा, ये वीक में और कोई क्लास है हमारी आज के बाद? ऑफलाइन है मैम. ऑफलाइन है, तो ऑफलाइन में तो बच्चे हमारा जो टॉपिक चल रहा है हम वो दूसरा टॉपिक कंटिन्यू करेंगे. यस मैम, उसमें डाउट था एक्चुअली. हाँ, एक्चुअली 2 क्लास है, एक नीट का क्लास है और एक बोर्ड का क्लास है. तो Right. हम बोर्ड की क्लास में एनाटॉमी कंटिन्यू करेंगे. और हाँ मैम, और जो अपना नीट का क्लास है मैम, उसका कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले? हम मिनरल न्यूट्रिशन स्टार्ट करें. नेक्स्ट चैप्टर वही है एक्चुअली. मैंने इसलिए वो स्टार्ट किया, रीजन क्या है, वो बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत छोटा है. एक क्लास काफी है आपको बताने के लिए. तो बाकी जो PNMT 2 के बाकी बच्चे हैं जिनके साथ ऑफलाइन नहीं हो रहा है, उनकी क्लास अभी आएगी. जैसे ये सेशन हो जाएगा तो आप लोगों के लिए अलग से क्लास लगेगी फिर से, डोंट वरी. तो वो बहुत ही स्मॉल टॉपिक है. तो आई एम फीलिंग मीन्स व्हाट आई एम फीलिंग, मैंने क्या डिजाइन किया है आप लोगों का, कि जो नीट का होगा उसमें हम मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ेंगे. तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स प्लस मिनरल न्यूट्रिशन, ये 2 चैप्टर का मैं साथ में फिर टेस्ट ले लूंगी. ओके, तो जो नेक्स्ट डे होगा आप लोग टेस्ट देना, एंड देन मैं बाकी बोर्ड के बच्चों को उनके चैप्टर्स बता दूं, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी एक्स्ट्रा पढ़ चुके हो, वो बोर्ड की क्लास में आपका कोई फायदा नहीं होता है. ओके, मीन्स कुछ चीजें अगर सुननी है आप सुन सकते हो, वो टाइम पे मैं आप लोगों को फ्री कर दूंगी. बट बोर्ड वाले बच्चों को भी स्पेशली उनके लिए भी उनके लेवल पे बताना जरूरी होता है. सो आई विल टेक दैट. इज इट ओके? इससे क्या होगा, आपका रिविजन हो जाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके होगे, एंड 2 चैप्टर भी हमारे कंप्लीट हो जाएंगे. दैट्स माय प्लान इज. एंड देन यस मैम, ह्यूमन फिजियोलॉजी के बाद हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी चालू करेंगे. राइट. अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पे ऑफलाइन शुरू होने की वजह से ना सारे टीचर्स बहुत ज्यादा ऑक्यूपाई हो गए. तो ऑनलाइन में जैसे पहले 3 क्लासेस 4 क्लासेस चल जाती थी, वैसे नहीं चल सकती है. हर बैच को उतना टाइम देना पड़ रहा है. तो इसीलिए व्हाट आई हैव प्लान्ड कि जो भी प्लांट फिजियोलॉजी का सेक्शन होगा ना, तो स्पेशली जितने भी PNMT 2 के ऐसे बच्चे जो ऑफलाइन में बिल्कुल भी जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, या बिकॉज वो दूर रहते हैं इसलिए नहीं हो पा रहा है उनके साथ, तो उन बच्चों का एक अलग ही ग्रुप होगा और उसमें हम प्लांट फिजियोलॉजी फिर स्टार्ट करेंगे. दैट्स व्हाट आई एम प्लानिंग. तो क्या होगा, आपका टॉपिक भी उतने ही टाइम पे स्टार्ट हो फिनिश होगा, एंड ईयर भी मींस आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और ईयर भी नहीं जाएगा. ऐसा है. एंड बी प्रिपेयर्ड. नेक्स्ट वीक शायद मैं 1-2 एक्स्ट्रा क्लासेस ले लूं आप लोगों के लिए. मैम, और इस चैप्टर के क्वेश्चंस भी. राइट, इस चैप्टर के क्वेश्चंस का तो मींस जो नेक्स्ट वीक में होगा, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड कि कोई एक्स्ट्रा क्लास है या नहीं है. तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है, हम वो उसकी एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे जैसे हम हर चैप्टर के एंड में करते हैं. इफ नॉट देन नो वरीज, मैं 1 या 2 एक्स्ट्रा ले लूंगी. आई थिंक एवरीवन इज रेडी राइट, अगर मैं एक्स्ट्रा क्लास लूं तो? यस मैम. ओके, PNMT 2 बैच स्पेशली आपको ही एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत है, बाकी तो और आई एम नॉट श्योर अगर और किसी को जरूरत है या नहीं. लेट्स सी, लेट्स मीट नेक्स्ट वीक. बाकी बच्चे जो भी सिन्नर के बच्चे हैं, देन बी प्रिपेयर्ड फॉर टुमारोज सेशन. थोड़ी बहुत पढ़ाई कर आओ एडवांस में. ओके, बाय एवरीवन, टेक केयर. बाय मैम. थैंक यू मैम. मैम.